नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है संयुक्त परिवार। आज हम लोग संयुक्त परिवार के अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व के विषय में जानेंगे। चलिए देखते हैं संयुक्त परिवार। हिंदू संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक समान पूर्वजों की संतानें होती हैं। इसमें कुछ विवाह संबंधी भी होते हैं। भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से ही होता है। संयुक्त परिवार की परिभाषा I.P. देसाई ने नाभिकीय परिवार को विकलांग परिवार का नाम दिया है। K.M. पन्नीकर अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉसरोड में लिखते हैं कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। S.C. दुबे अपनी पुस्तक मानव और संस्कृति में लिखते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो इनके सम्मिलित रूप को ही संयुक्त परिवार कहा जाता है। जर्मन विद्वान एवं भारत विद्या उपागम के समर्थक जूलियस जॉली अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में लिखते हैं कि न केवल माता पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इनमें कई पीढ़ियों तक की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी सम्मिलित रहते हैं। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनसिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में लिखती हैं कि एक संयुक्त परिवार ऐसे परिवारों का समूह है जो सामान्यतः एक ही परिवार में एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं एवं सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं: पहला, सामान्य या साझा निवास। दूसरा, सामान्य रसोई घर। तीसरा, साझी संपत्ति। चौथा, सामान्य पूजा तथा धार्मिक कर्तव्य। पांचवा, एक दूसरे के रक्त संबंधी। छठा, बड़ा आकार। सातवां, परिवार का एक कर्ता या मुखिया। आठवां, परस्पर अधिकार एवं दायित्व से जुड़े रहने का बोध। संयुक्त परिवार के गुण या लाभ या प्रकार्य: पहला, सामाजिक प्रकार्य। दूसरा, आर्थिक प्रकार्य। पहला, सामाजिक प्रकार्य में पहला है सामाजिक बीमा। संकट के समय जैसे बुढ़ापे में संयुक्त परिवार का सहारा होता है। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण। तीसरा, समाजीकरण का कार्य। आर्थिक प्रकार्य में पहला, संपत्ति विभाजन से रक्षा। दूसरा, आर्थिक जनसंख्या होने के कारण कृषक अर्थव्यवस्था के अनुकूल। M.S. गोरे ने अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन एवं फैमिली चेंज में लिखते हैं कि नगरीकरण संयुक्त परिवार की संयुक्तता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। उन्होंने दिल्ली के अग्रवाल परिवार का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया था। संयुक्त परिवार के दोष: पहला, स्वनिर्भर की कमी। एक साथ रहने से व्यक्ति स्वनिर्भर नहीं बन पाता है। विपरीत परिस्थितियों में उसके समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, स्त्रियों की निम्न परिस्थिति। संयुक्त परिवार में स्त्रियों के घर से बाहर निकलने तथा सार्वजनिक स्थलों पर जाने की सामान्यतः मनाही रहती है। अतः स्त्री पुरुष असमानता सबसे अधिक संयुक्त परिवार में ही पाया जाता है। तीसरा, गतिशीलता में कमी। सब कुछ सामूहिक होने के कारण व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं रहती है, जिससे गतिशीलता के कम अवसर मिलते हैं। चौथा, मानसिक कुंठा।
संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित रहती है, अतः व्यक्ति कुंठित महसूस करता है। 5वां, सामाजिक समस्याएं, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को संयुक्त परिवार में प्रश्रय मिलता है। 6वां, परिवर्तन के प्रति उदासीन। संयुक्त परिवार का मुखिया 1 या 2 पीढ़ी पहले का होता है, अतः पुरानी परंपरा के साथ परिवार चलाता है। नवीनता को अपनाने के प्रति उमंग नहीं दिखाई देता। संयुक्त परिवार में परिवर्तन। पहला, आकार। शिक्षा एवं रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करने से संयुक्त परिवार का आकार छोटा हुआ है। दूसरा, मुखिया के प्रभाव में कमी। अब पारिवारिक निर्णय में मुखिया के बजाय रोजगार युक्त सदस्य की सहमति अधिक प्रभावी होती है। तीसरा, स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार। बढ़ती शिक्षा एवं मुखिया के प्रभाव में कमी के कारण स्त्रियों की परिस्थिति में काफी सुधार आया है। चौथा, परंपराओं में कमी। संयुक्त परिवार में अब परंपराओं की जगह तार्किकता एवं आधुनिकता को महत्व दिया जाने लगा है। 5वां, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। पहले जहां संबंध पूरी तरह अनौपचारिक थे, किंतु अब कुछ हद तक औपचारिक संबंधों का भी समावेश हो रहा है। 6वां, सामूहिकता में कमी। पहले घर की पूजा से लेकर अन्य कार्य परिवार के सभी सदस्य एक साथ में करते थे, किंतु अब व्यस्तता, समय की कमी एवं अन्य स्थानों पर निवास होने से सभी सदस्य सामूहिक अवसरों पर साथ साथ नहीं रह पाते हैं। 7वां, आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। पहले जहां संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई था, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण अब परिवार सिर्फ उपभोग की इकाई रह गया है। उत्पादन का कार्य अलग फैक्ट्री में होने लगा है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। पहला, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। दूसरा, आर्थिक महत्व का बढ़ना। तीसरा, शिक्षा एवं तकनीकी विकास। चौथा, जनसंख्या वृद्धि। 5वां, संयुक्त परिवार सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ। 6वां, कानून एवं अधिकारों की जागरूकता। 7वां, बढ़ती व्यक्तिवादिता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आगे फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।